हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हालचाल आपके? सर लाजवाब, सर फर्स्ट क्लास। ओके, टीडीएस सीरीज दोस्तों हमारी चल रही है। एक लेक्चर हमने उसमें वाइंड अप करा है और उसमें हमने टीडीएस के जो बेसिक पॉइंट्स थे उनको समझा था। टीडीएस सैलरी 192 से शुरू करा था और डिविडेंड 194 सेक्शन पर लाके वाइंड अप करा था। उम्मीद करता हूं लेक्चर्स आपने अच्छे तरीके से करे। उसमें आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर रेज हुआ है तो आपने पूछा है। ओके दोस्तों, आज ऑब्वियसली सेकंड क्लास पर आते हैं और टीडीएस के कंटेंट को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, आज की क्लास हमारी शुरू हो रही है। जैसा कि जो पीडीएफ का लिंक है एज यूजुअल हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन से है, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे सेक्शन जितने भी पॉसिबल होंगे आज के, उनको हम डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे। इनमें भी कोई क्वेरी, कोई डाउट आपको आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ओके, हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले 194 ए से, इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज। 193 में ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हमने कर लिया। इंटरेस्ट जब डिबेंचर्स की फॉर्म में मिले, बॉन्ड्स की फॉर्म में मिले, तो उस बॉन्ड्स की फॉर्म मतलब उन पर मिले, तो हमारा जो डिडक्शन होगा टीडीएस के केस में किस तरीके से होगा वो हमने प्रोविजन पढ़ लिया। 194 ए दोस्तों उससे एक स्टेप अलग चला गया। क्या? इंटरेस्ट मिला लेकिन सिक्योरिटीज के अलावा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। सर जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल, यहां पर आपने बैंक्स में पैसे जमा कराए हुए हैं, बैंक में आपको उस अमाउंट पर इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो उस इंटरेस्ट पर टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा तो कितना कटेगा, वो चीज हमें समझनी है। क्लियर? ऐसे ही आप जो लोन वगैरह लिया आपने, तो उस पे आप जब इंस्टॉलमेंट चुकाते हो तो बैंक ये तो नहीं है कि खाली कि प्रिंसिपल अमाउंट दे दो, ऑब्वियसली सर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। तो उस इंटरेस्ट पर आपका टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, क्या प्रोविजन होंगे, वो तमाम पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में 194 ए हम पढ़ लेंगे, बी पढ़ लेंगे, सी पढ़ लेंगे, ये और ए और सी इनको थोड़ा सा हमें ज्यादा टाइम लगेगा समझने में एज कंपेयर टू अदर, बाकी तो सिंपल सिंपल है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज, सिंपल सा इसमें जो एग्जांपल आप लेकर चलेंगे वो कि आपने जो खाता जब खोल रखा है बैंक में, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसी के प्रोविजन से हम समझ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें मेन चीज यही आ जाती है कि जी पेयर कौन है और पेई कौन है और रेट क्या है। सबसे पहले बेसिक चीजें तो यही है, हर एक में मुस्लिम लेके चल रहे हैं। तो पेयर की जब मैं बात करूं तो यहां पे पेयर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। ओके, और यहां पर भी, लेकिन जब मैं पेई की बात करूंगा तो यहां पे खाली रेजिडेंट की बात हो रही है, नॉन रेजिडेंट इसमें कवर नहीं है। ओके, यहां पर एनी पर्सन हो गया, रेजिडेंट पर्सन आपका पेई के केस में आ गया। रेट की बात करेंगे तो सिर्फ 10% का रेट यहां पर है, 10% का रेट है। ओके, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है अदर जितने हमने पढ़ लिए उसके मुकाबले, यहां पर पेयर जो है, एनी पर्सन आपने लिख दिया, लेकिन एनी पर्सन में जब मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा या जब मैं बात करूंगा एचयूएफ की, तो ये दोनों इंडिविजुअल या एचयूएफ टीडीएस काट सकते हैं। कब काटेंगे? एक स्पेसिफिक कंडीशन है। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? जब ये इंडिविजुअल और एचयूएफ थोड़े बड़े लेवल के हो। थोड़े बड़े लेवल का यहां से मतलब है अगर इनके लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस, राइट, या ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो तब आप टीडीएस काटना। ठीक है, सेक्शन 144 एडी कुछ कुछ याद आ रहा है ना, उसमें भी हमने ये लिमिट पढ़ी थी अपना कि अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम लेना चाहते हो या आप अपने एक रिस्पेक्टिव रेट पर, प्रिजम्पटिव रेट पर टैक्स भरना चाहते हो, तो वहां पे ऑडिट वाला केस आया था। तो 1 करोड़ 50 लाख हमने इंडिविजुअल एचयूएफ का यहाँ पर पढ़ा था। तो वही चीज यहाँ पे है कि भैया थोड़ा पहले बड़ा बन जाओ, थोड़ा लेवल इंप्रूव करो। ये नहीं कि आप इंडिविजुअल हो, सेल टर्नओवर आपकी 1-1 2-2 लाख रुपए की साल की, और आप कह रहे हो हम टीडीएस काटेंगे, नहीं इतना, और ना ही काटना पड़े तो अच्छा है ना, कंप्लायंस बढ़ जाता है, एक इंडिविजुअल का कंप्लायंस बढ़ जाएगा, तो उनके लिए एक लिमिट बांधी हुई है। टीडीएस हर कोई काटेगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के केस में, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ सिर्फ तभी काटेंगे जब उनकी लास्ट ईयर की, एक रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर जो आप देख रहे हैं उससे लास्ट ईयर की, इन शॉर्ट प्रीवियस ईयर से लास्ट ईयर वाले की, प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ बिजनेस के केस में और प्रोफेशन के केस में 50 लाख की से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, नाउ
अब ये तो सर बिल्कुल सिंपल हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अब लेकिन इसमें जो मेन चीजें हैं आज डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 194A और 194C इसमें काफी समय हमारा लग जाता है। अब इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है? मेन पॉइंट ये है कि दोस्तों पहली बात तो कि अप टू 5,000 नो टीडीएस। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपका इंटरेस्ट साल भर का 5,000 रुपए बन रहा है तो आप इस केस में किसी भी प्रकार का कोई भी टीडीएस नहीं काटेंगे। ये सबसे बेसिक रूल है। 5,000 से ऊपर होगा अगर इंटरेस्ट की अमाउंट हो रही है, इंटरेस्ट की अगर हम यहां पर देखें 5,000 रुपए से ज्यादा का ड्यू बन रहा है तो टीडीएस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रोविजन अप्लाई होगा, अदरवाइज टीडीएस को दूर रखें, पहली चीज। दूसरा, अगर बैंक जो है, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। अगर एक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या एनबीएफसी अपने किसी रेजिडेंट को, मतलब जो पर्सन है, रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है, एक बैंक रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट पे कर रहा है, टीडीएस कटेगा? हाँ जी कटेगा। कितने ज्यादा से कटेगा? सर अभी बोला ना आपने 5,000 से ज्यादा पे कटेगा, ठीक है। लेकिन बैंक अगर पर्सन को, जैसे हमारा आपका अकाउंट होता है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा है या 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन के केस में है, सीनियर सिटीजन के केस में, तब टीडीएस काटिएगा, अदरवाइज आपको इसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मतलब बैंक टीडीएस नहीं काटेगा, ठीक है। बैंक रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट पे कर रहा है, इस इंटरेस्ट पे 5,000 रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया है, और ये 40,000 50,000 हो जाती है अगर इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है। अगर इससे ज्यादा का इंटरेस्ट ड्यू होगा तो फिर उस कंडीशन में टीडीएस काटा जाएगा। याद रखिएगा, ये जो टीडीएस है ये सिंपल सेविंग अकाउंट वगैरह का नहीं है, ये जो टाइम डिपॉजिट होती है बेसिकली उन पर ये प्रोविजन आपका लागू होता है। सेविंग डिपॉजिट वगैरह पर ये प्रोविजन लागू नहीं होता। सर सेविंग अकाउंट पर, सेविंग डिपॉजिट पर कौन सा होगा वो बताऊंगा मैं भी, चिंता ना करें। क्लियर? ओके, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट नहीं, सेकंड पॉइंट इज वेरी क्लियर। बैंक रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट दे रहा है, टीडीएस काटेंगे? हाँ जी काटेंगे। लिमिट वो 5,000 वाली नहीं है, 40,000 और 50,000 वाली है, और टाइम डिपॉजिट पर ये चीज अप्लाई होगी। ओके, दूसरी चीज इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों समझने वाला है वो ये कि ये जो लिमिट है, अगर एक बैंक सीबीएस कोर बैंकिंग सर्विसेज यूज करती है तो ये जो लिमिट है आपकी, ये बेसिकली ब्रांच वाइज काउंट नहीं होंगी, ये बैंक वाइज काउंट होंगी। सर इसको थोड़ा सा प्लीज इलैबोरेट करिए, हमने ये प्रोविजन पहले सुना है कहीं, लेकिन ये है क्या, कई बार हमें कंफ्यूजन होती है। ओके दोस्तों, आइए समझते हैं इसको प्रॉपरली। देखो, आज से आप 20 साल पहले चले जाइए, ठीक है, 20 साल पहले चले जाइए, जब टेक्नोलॉजी का इतना खेल नहीं था और बैंक्स में यूजुअली क्या होता था, काम अपना जो लिखित तौर पे है, अपना रजिस्टर वगैरह में होता था, टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का इतना रोल नहीं था। आज से 20-25 साल पहले आप चले जाइए, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वही 20-25 साल पहले का समय है। अपना खातों में, किताबों में, रजिस्टर में एंट्रीज वगैरह होती हैं, कई सीरियल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, और लॉ यही वाला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब मैं रहता हूं जी दिल्ली, ओके, मान लीजिए मैंने HDFC बैंक में अपना खाता खुलवाया हुआ है और SDFC बैंक में मेरे 3 खाते हैं, ठीक है। एक मैंने मान लीजिए क्या नाम है, साउथ एक्सटेंशन की जो ब्रांच है वहां पर खुलवा रखा है, एक मैं एज्यूम कर लेता हूं वसंत कुंज, एंड एक मैं एज्यूम कर लेता हूं एक और सरोजनी नगर, ठीक है, मेरी फेमस जगह सरोजनी नगर। ओके, 3 जगह पर है। HDFC बैंक में अगर मैं साउथ एक्सटेंशन की बात करूं, मैंने तीनों में FD करवाई हुई थी। यहां पर जो मेरा इंटरेस्ट आया वो आया मान लीजिए 30,000 रुपीज,
ठीक है, यहां पर मेरा आया 45,000 रुपीज, यहां पर मेरा आया 35,000 रुपीज। ठीक है, अब सकल से मैं अभी देखने में फिलहाल सीनियर सिटीजन नहीं लग रहा हूं, तो सर आपके में 40,000 रुपए की लिमिट होगी। अब ध्यान दीजिए, अब एचडीएफसी बैंक में मेरे तीनों खाते हैं। ओवरऑल अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो टोटल जो मेरा आ रहा है वो 1,10,000 रुपए आ रहा है, 1,10,000। ओके, सवाल ये उठता है कि एचडीएफसी बैंक मेरा जो टीडीएस काटेगा वो 45,000, क्योंकि यहां पर तो लिमिट क्रॉस नहीं हो रही, यहां पर तो लिमिट क्रॉस नहीं हो रही, यहां पर लिमिट क्रॉस हो रही है। 45,000 पे टीडीएस काटेगा या 1,10,000 पे अपना टीडीएस काटेगा? तो आंसर बिल्कुल साफ है सर, 45,000 पर काटेगा, क्योंकि साउथ एक्सटेंशन की ब्रांच अपनी लिमिट देखेगी, अपना पॉइंट देखेगी, सरोजनी नगर वाली अपनी देखेगी, ये लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, टीडीएस नहीं काटेंगे, वसंत कुंज वाला टीडीएस काट के देगा। क्लियर? मैं आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन अब दोस्तों, अब अगर हम प्रेजेंट में आ गए, वापस आ गए, ठीक है, अपना पास्ट में चले गए थे, टाइम ट्रेवल करके सही समय पर वापस आ गए। इस सिचुएशन में आज के टाइम पर हर बैंक लगभग रूरल एरिया वाले छोटे मोटे जो सहकारी बैंक होते हैं वो मैं भी ना कर रहे हूं, लेकिन बड़े बैंक आज के टाइम पे सारे के सारे कोर बैंकिंग सर्विस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोविजन का इस्तेमाल करते हैं। ये सर ये है क्या? ये क्या है? ये एक तरह से उसको कहते हैं ना, एक बैकएंड ऑफिस है, बैकएंड सॉफ्टवेयर है जो सारे के सारे डेटा को इकट्ठा करके कंबाइंड कर देता है, सिंपल लेवल पर लेकर आ जाता है। अरे बाप रे, कहां के चले गए? हाँ, एक सिंपल जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर रिकॉर्ड कर देता है। ये है ना आजकल के अपने खाते को पैन कार्ड से क्या नाम है, लिंक करवाइए, अपना आधार कार्ड जो है वो आपका शो करिए। उससे क्या होता है कि यहां पर ये एचडीएफसी बैंक है, इसका एक हेड ऑफिस होगा और उस हेड ऑफिस में ये सॉफ्टवेयर रहता है, ये बैकएंड पर सॉफ्टवेयर रहता है। मेरी डिटेल कंबाइंड बेसिस पर हेड ऑफिस में शो हो जाएगी। दैट इज द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और एचडीएफसी बैंक फिर ब्रांच वाइज अपना डेटा चेक नहीं करेगा, वो क्या देखेगा? टोटल कितना इंटरेस्ट विनीत कुमार जी को एचडीएफसी की तरफ से गया है। 1,10,000 गया है, सीधी सी बात है, आप 1,10,000 पे टीडीएस काटेंगे। समझ आ गया कोई पॉइंट इसमें? सो दैट्स द सिंपल प्रोविजन। ये एक सिंपल सा पॉइंट कोर बैंकिंग सर्विसेज के केस में आपको याद रखना है, क्वेश्चन डेफिनेटली इसका आ सकता है। ठीक है, कि अगर कोर बैंकिंग सर्विस नहीं है तो ब्रांच वाइज देखेंगे, अगर कोर बैंकिंग सर्विस है तो इसका मतलब डेटा सारा एक जगह पड़ा होगा, बैंक पहचान लेगा ओवरऑल खाते, 1,10,000 ओवरऑल पे आप इंटरेस्ट काटेंगे। ये चीज क्लियर होगी, तो कोर बैंकिंग वाला प्रोविजन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ केसेस और हैं जिस पर किसी भी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं कटेगा। एक तो ऑलरेडी वो हम सैलरी वाले केस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट जो फर्म दे रहा है अपने पार्टनर्स को, उस पर टीडीएस का कोई प्रोविजन नहीं अप्लाई होता। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं आएगा। जीरो कूपन बॉन्ड, हालांकि जीरो कूपन बॉन्ड पर इंटरेस्ट होता ही नहीं है, बट जीरो कूपन बॉन्ड आपको पता होंगे कि भाई 80 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है बॉन्ड की और 80 रुपए में मिला, 100 रुपए पर मैच्योर हो जाएगा तो 20 रुपए कमा लिए गए, है ना, 20 रुपए का एडिशन मिल गया। अब जीरो कूपन बॉन्ड इसको हमने 193 में कवर नहीं करा, 193 में कवर नहीं करा, है ना, जीरो कूपन बॉन्ड को, तभी यहां लिख रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट तो था ही नहीं। अब इस बीच में जो ये वैल्यू बढ़कर मिली है, प्रीमियम मिला है 20 रुपीज का, इसको इंटरेस्ट रेट नहीं कर सकते, तो इस पर भी टीडीएस जो है नहीं कटता। ऑलरेडी मैंने भी आपको बताया कि जो सेविंग बैंक अकाउंट है उस पर जो बेसिकली इंटरेस्ट वगैरह मिलता है उसको भी हम टीडीएस के दायरे से अपना दूर रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लीजिए इनकम टैक्स रिफंड आपका आता है, इसके बारे में मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कईयों को जानकारी भी होगी। टैक्स ज्यादा जमा हो गया टीडीएस के थ्रू, एडवांस टैक्स के थ्रू, रिफंड उसका मांगा है तो गवर्नमेंट दे देती है ना, तो ड्यू टाइम पर आ गया तो ठीक है, पूरा का पूरा हो जाएगा। लेट आता है तो रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, तो उस इंटरेस्ट पर टीडीएस जो है बेसिकली नहीं कटना चाहिए। ठीक है, ये कुछ और पॉइंट। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग केस दोस्तों हमारा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला। किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला। जैसा कि साफ साफ आप नोट्स में देख सकते हैं, लिखा होगा कि किसी भी प्रकार के दोस्तों जो बैंक्स होते हैं, अच्छा एक और पॉइंट मैं लिख देता हूं यहां पे, इसके अलावा इंटरेस्ट टू, अगर बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, अगर कोऑपरेटिव
बैंक्स को कोई इंटरेस्ट मिलता है, अगर LIC, GIC, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले वगैरह एटसेट्रा, इन सब के केस में भी TDS का डिडक्शन दोस्तों बेसिकली नहीं होगा। ठीक है, जो पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी लिखा रखे, इनमें भी TDS नहीं कटेगा इंटरेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, मैं बैंक को इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैं किस्त चुका रहा हूं, मैं कह रहा हूं जी मैं TDS काटूंगा, नहीं, ये इस कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते। LIC, GIC वगैरह इनको तो खैर गवर्नमेंट वैसे ही नोटिफाइड कर देती है, बट बैंकिंग के केस में बैंक्स का मेन काम इंटरेस्ट के साथ डील करने का है, तो अपने रेवेन्यू पर अगर वो TDS कटवाने लग गए तो उनका सिस्टम काफी बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए इस सिचुएशन में जो आपका इंटरेस्ट है उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, उस पर TDS नहीं लगेगा। ठीक है, TDS को रेड से हम थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं, उसके इंटरेस्ट पर TDS नहीं लगेगा। क्लियर, समझ आ गया? लेकिन अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कोऑपरेटिव बैंक को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उस केस में TDS कटेगा, लेकिन तब कटेगा जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और इंटरेस्ट 40,000 रुपए से एक्सीड हो रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में TDS कटेगा, अदरवाइज TDS के अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये प्रोविजन आप याद रखेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रही तो इंटरेस्ट नहीं है, अदरवाइज इस केस में आपका क्या नाम है, जो इंटरेस्ट है उस पर TDS आपका अप्लाई होगा। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट। बाकी तो लगभग मैंने ये पॉइंट आपको कवर कर दिए, ये वाला भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अक्सर पूछा नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। सो वी आर डन विद द बोथ टाइप ऑफ इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट हमने कवर कर लिए, दोनों का पॉइंट हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। 193 में हमने इंटरेस्ट बॉन्ड्स के ऊपर देखा, और अभी 194A में हमने सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स मतलब सिक्योरिटीज के अलावा जो केसेस हैं उसको देखा। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थोड़े से अपने एक अच्छे वाले बुरे वाले, आपको डिसाइड करना है, कई लोगों के लिए अच्छा, कई लोगों के लिए बुरा। 194B और 194BB, ठीक है, दोनों सेक्शन एक साथ करेंगे, सिंपल से है। 194B बेसिकली जुड़ा हुआ है विनिंग, दोनों के दोनों विनिंग से ही जुड़े हुए हैं। दैट इज व्हाट विनिंग्स, किससे? लॉटरी से, ठीक है, कैजुअल पजल से, क्रॉसवर्ड पजल से, ठीक है, एटसेट्रा, मतलब जो एक तरह से विंडफॉल गेन्स होते हैं उससे जो विनिंग्स वगैरह हुई है। एंड 194BB इज रिलेटेड विद आपका विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस। ठीक है, हॉर्स रेसेस आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लब होते हैं हॉर्स रेसेस के, तो वहां पे लोग जाते हैं, पैसा लगाते हैं, राइट, तो ये आपका प्रोविजन इसमें निकल के आता है 194BBB। सो बी इज फॉर बैट, ठीक है, और ये भी बैटिंग की तरह ही है, तो इस तरीके से भी सेक्शन को आप याद रख सकते हैं इन दोनों के लिए। ठीक है, कंबाइंड वे में बता रहा हूं मैं दोस्तों आपको। इसमें जो पेयर है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन, और जब मैं बात करूं पेई की, तो इसमें भी कोई भी पर्सन, एनी पर्सन आपका हो सकता है। ठीक है, TDS रेट इनका काफी अच्छा है, 30% दोस्तों इसका अप्लाई होता है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% है, तो जो नेट बन जाता है हमारा 31.2% आपका इनका इफेक्टिव रेट दोस्तों बन जाता है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब मैं 4% लगा रहा हूं तो 4% ऑफ 30%, ठीक है, 30 का 4% निकालोगे आप तो 1.2 आ रहा है, तो 30 प्लस 1.2 इज 31.2, ये हमारा जो क्या नाम है TDS है आपका पूरा का पूरा घटेगा। अब इसमें कुछ मेन चीजें जो अप्लाई होती है हमारी वो ये कि अगर 10,000 रुपए की, वही 10,000 रुपए की जो लिमिट है, कोई TDS नहीं कटेगा, 10,000 प्लस पे कटेगा, अगर 10,000 भी है तो भी TDS कटेगा। ठीक है, तो 10,000 रुपए से कम अगर आपने विनिंग है तो आपके TDS नहीं कटेगा। याद रखिएगा,
ये 10,000 रुपए की जो लिमिट है वो कंबाइंड नहीं है, दोनों की जोड़ के नहीं है। 10,000 रुपए की लिमिट इसकी अलग है और इसकी अलग है, दोनों की अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई भी सेट ऑफ नहीं अप्लाई होता, किसी भी प्रकार का कोई भी सेट ऑफ अप्लाई नहीं होगा। सर कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मैं हॉर्स रेसेस की बात कर लेता हूं। हॉर्स रेसेस में यूजुअली क्या होता है कि जैसे जो बैट लगाने जाते हैं तो उनको पंटर का बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंटर बोला जाता है। एंड जो अपना क्या नाम है हॉर्स रेस वगैरह करवा रहे हैं उनको बुकी बोला जाएगा, जो एक तरह से प्ले करवा रहे हैं। ओके, तो मैंने क्या करा, या लॉटरी का एग्जांपल ले सकते हो, लॉटरी का चलो देख लेते हैं, लॉटरी का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल इसमें आ जाएगा। मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी। ओके, मैंने लॉटरी की 6 टिकट खरीदी। कितनी? 6 टिकट खरीदी। क्लियर? उन 6 टिकट्स में मेरा प्राइस आया 600 रुपए। कितना? 600 रुपए का प्राइस आया। एक टिकट 100 रुपए की थी। उसमें से क्या हुआ, मेरे को एक पहली टिकट, चौथी टिकट और 5वीं टिकट, जो भी उनका नंबर होगा, उस पर कोई कमाई नहीं हुई, मतलब नहीं लगी। जो 2 नंबर वाली थी उस पर मुझे 1000 रुपए की लॉटरी लगी। 3 नंबर वाली पर मुझे 200 रुपए की लॉटरी लगी। होता है ऐसा, छोटा मोटा पॉइंट होता होगा, आई डोंट नो, मतलब मैंने कभी खेला नहीं। एंड 400 रुपए मुझे 6ठे नंबर वाली पे लगी। तो टोटल मैंने क्या 1600 रुपए अपना अमाउंट जो है वो पे करा। कितना? 1600 रुपए। अब 1600 रुपए मैंने जीते, मैं 600 हार भी तो गया, 600 का जो अमाउंट है वो हार भी तो गया। अब टीडीएस किस पे लगेगा? 1600 के ऊपर पूरा लगेगा या 600 माइनस करके जो 1000 रुपए है उस पर लगेगा? द थिंग इज यहां पर इस कंडीशन में बेसिकली ये सेट ऑफ करने की परमिशन नहीं होती। ये सेट ऑफ करने की परमिशन नहीं होती। टीडीएस इस पूरे के पूरे 1600 रुपए पर लगेगा। 1600 रुपए पे 10,000 रुपए पर नहीं जा रहा। मैंने एक सेट ऑफ करने के एग्जांपल के रूप में बताया आपको। आप चाहे तो उस पर 00 का अमाउंट ऐड कर सकते हैं एक ट्रांजैक्शन में, ठीक है। और बेटर वे में मैं आपको इसको एग्जांपल करता हूं। हॉर्स रेसेस पर वापस आते हैं, ठीक है। मैं गया, मैंने हॉर्स रेसेस के लिए बोला जी मुझे खेलना है। मैंने एक बुकी को बोला, ठीक है, इतने सारे घोड़े जो हैं दौड़ रहे हैं, मेरी 5 घोड़ों पर बैट लगा दीजिए। पर बैट 1000 रुपए की है। कितने की है? पर बैट 1000 रुपए की है। मैंने 6 बैट लगाई, 5 बैट लगाई, माफ कीजिएगा, मैंने 5 बैट लगाई। पहली बैट पर मैं 10,000 रुपए जीत जाता हूं। दूसरी बैट पर मैं क्या नाम है 500 रुपए हार जाता हूं। 500 रुपए पर बैट है। तीसरी बैट पर मैं 2000 रुपए जीत जाता हूं। चौथी बैट पर मैं 5000 रुपए जीत जाता हूं। और छठी बैट पर मैं 500 रुपए फिर हार जाता हूं। ये 500 रुपए अगर हम बात करें, ठीक है, ये मेरी बैट से जो मैंने लगाई और मेरे को इतने की नेट कमाई हर बैट के से हुई है। इस सिचुएशन में टीडीएस किस पे कटेगा? जो बुकी है मेरा, वो मेरा टोटल देखेगा, इसका और इसका 17,000 रुपए है। 17,000 रुपए पर 17,000 रुपए पर मेरा टीडीएस लग जाएगा। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी आपके एक्सपेंस हुए हैं, जो भी आपका लॉस हुआ है बैटिंग में, पैसे टिकट वगैरह खरीदने में, लॉटरी के या बैट्स लगाने में, उसको वन साइड कर दीजिए। उसको क्या है? वन साइड कर दीजिए। उसमें हमें टीडीएस से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसमें हमें कोई सेट ऑफ करना है प्रॉफिट के साथ। नेट अमाउंट देखिए उस कमाई का कितना है, जो अप्लाई होगा, जो अमाउंट आएगा वो आपका टीडीएस के दायरे के अंदर आ जाएगा। ट्रांजैक्शन हालांकि दोस्तों इंडिविजुअली देखी जा रही है, 10,000, 2,000, 7,000, टीडीएस कायदे से इस पे कटना चाहिए खाली। लेकिन जब हम बेसिकली होता क्या कि हॉर्स रेसेस में जब हम जा रहे हैं तो अकाउंट जब मेंटेन होता है, अकाउंट जब बनता है, अकाउंट बनने के बाद जो नेट टोटल बैट है, इवेंट के बाद जो टोटल अमाउंट निकल कर आता है ना, बुकी उसको देखता है। आप ये मत कहना हाँ ये मैंने अकाउंट अलग अलग दिन खेली हूं बैट्स वगैरह और तब मेरी कमाई 10,000, 2,000, 5,000 थी, तब समझ में आता है कि 2,000 पे टीडीएस नहीं कटेगा, 5,000 पे नहीं कटेगा। लेकिन मैंने सिंगल डे में एक बुकी के पास 5 बैट लगाई और मेरा नेट इंपैक्ट विनिंग्स का, हमें नेट विनिंग्स देखनी है, नेट विनिंग्स देखनी है, सिर्फ विनिंग्स। लॉस को साइड कर दो, सेट ऑफ नहीं करना, नेट विनिंग देखनी है और उसके ऊपर टीडीएस की लिमिट अप्लाई हो रही है नहीं अप्लाई हो रही है हमें देखना है। ओके, चलिए जी। ओके, इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और आता है, वो आता है कि देखो हमने यहां पे पैसों की बात करी, लेकिन लॉटरीज जो हैं, विनिंग्स जो हैं,
वो कई बारी काइंड में भी होती है, कई बारी क्या है काइंड में भी होती है ना, कि चलो पजल्स वगैरह खेलो, आप जीत गए तो आपको एक गाड़ी इनाम में दी जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने मान लो एक लॉटरी या पजल वगैरह खेली और उसमें लगने के बाद मुझे मेरे इनाम में कार आ गई और उस कार की जो कीमत है मान लीजिए वो 40 लाख रुपए की है, ठीक है। एक अच्छी फॉर्च्यूनर वगैरह मान लो, 40 लाख में तो खैर फॉर्च्यूनर भी नहीं आती आजकल, ठीक है। 40 लाख रुपए की एक कार आई। अब इस पे अगर मैं टीडीएस निकालूं 40 लाख पर, ठीक है, 40 लाख पर, तो पूरा का पूरा निकालते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़कर, वो 12,48,000 ये अमाउंट आ रहा है, 12,48,000 रुपए ये आ रहा है। ये किसकी जेब से जाना चाहिए? ये सर जिसकी लॉटरी, मेरी जेब से जाना चाहिए, मेरी लॉटरी निकली थी। कार मेरी 40 लाख की, उस पर टीडीएस बनता है 12,48,000 रुपए का। अब यहां पर कंडीशन क्या निकल के आती है कि यार मैं क्या बोलूं उनको कि भाई ये जो 12,008 मतलब 30% कार है, पीछे से काट के दे दो है, या इसके टायर वगैरह जो है वो हटा दो तब मुझे दे देना, 30% काट दो, पीछे से काट देना। ऐसा तो नहीं होगा ना, कार तो मेरे पास पूरी आएगी। तो इसके दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं कि मैं ये जो टीडीएस है या तो सरकार को जमा कराऊं, ठीक है, जमा कराना पड़ेगा मुझे, ये बिल्कुल जमा कराना पड़ेगा, तभी मेरे को कार मिलेगी, या फिर इस टीडीएस की पेमेंट मैं उस कंपनी को करूं जो मेरे को कार दे रही है और वो फिर आगे गवर्नमेंट को जमा करा देगी। द थिंग इज कि अगर काइंड में मिलती है, अगर कोई हमें इनकम बेसिकली 194B या 194BB में काइंड में होती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो टीडीएस से बच जाएगा। जो उसका रिस्पेक्टिव प्राइस है उसके हिसाब से उस पर भी टीडीएस हमारा लागू होगा, उस पर भी टीडीएस हमारा एप्लीकेबल होगा, बशर्त कि ये अमाउंट जब गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा तब इस गिफ्ट को रिलीज करा जाएगा। क्लियर? तो ये चीज हमें काइंड के केस में याद रखनी है, बाकी इसमें एज सच और कोई डिफरेंट पॉइंट हमारा नहीं है। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे काफी इंपॉर्टेंट पर और एक अच्छे डिस्कशन वाले सेक्शन पर टीडीएस में, दैट इज व्हाट 194C हमारा हो गया। तो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स या वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, आप चाहे तो लिखना चाहे लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली ज्यादातर वर्ड यूज होता है, और जैसे मैंने बोला बी इज फॉर बैट, तो बी और बी भी उसमें आ गए थे। यहाँ पर सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो 194C, इस तरीके से सेक्शन वगैरह भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। रही बात इसमें सेम, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ लेते हैं। तो मैंने नोट्स में जैसे बोला हुआ है कि वर्क, मैं पढ़ देता हूं अभी, हालांकि इसको मैं लिखाऊंगा प्रॉपर्ली आपको। वर्क कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, ठीक है, इसमें आपका कैरेज ऑफ गुड्स बाय एनी अदर मोड अदर देन रेलवे, ये इसके अंदर आता है। कैटरिंग इसमें आता है, जॉब वर्क्स इसके अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोविजन आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के आते हैं। मैं अभी इसको डिटेल में बताता हूं, पहले बेसिक की हम शुरुआत कर लेते हैं। इसमें ऑब्वियसली हम पेयर की बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं पेई की, और इसमें हम बात कर रहे हैं रेट की। इस वाले सेक्शन में यूजुअली अगर हम याद करें तो हमें क्या याद करना है, क्या चीज इसमें मेन है, वो है कि भाई कौन कौन क्वालिफाई हो रहा है एक तो टीडीएस काटने के लिए, और किस अमाउंट पर टीडीएस कटेगा। ये इसमें अच्छी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। अच्छा, पेयर इसमें अगर मैं बात करूं एनी पर्सन, बट इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए वो सेम केस अप्लाई होगा जो हमने अभी 194A में देखा था, ठीक है। मतलब वही 1 करोड़ और क्या नाम है आपका 50 लाख वाली जो लिमिट है वो अप्लाई होगी। नोट्स में मैंने ऑल्दो प्रॉपर्ली, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर्ली दी गई है, आप वहां से इसको देख सकते हैं, वहां पे मैंने पूरा प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, ठीक है। पेयर यहाँ पे ऑब्वियसली एनी पर्सन है। रेट की बात करें तो सिंपल सा रेट है 1% अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ काटते हैं, और 2% अगर अदर इनके अलावा। हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट इसमें टीडीएस का नहीं है। अब इसमें वही नो टीडीएस कब नहीं कटेगा, कब कटेगा, उस पर जरा हम देखते हैं, इसको उनको जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मेन प्रोविजन है, नो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट अप टू ₹35,000, ₹35,000। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन तो ये बता दी, ठीक है, 30,000,
30,000 तक के कॉन्ट्रैक्ट पे हम बेसिकली जो है कोई भी क्या नाम है टीडीएस नहीं काटेंगे, राइट। दूसरा एग्रीगेट, सॉरी सेम अगेन, नो टीडीएस ऑन एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 1 लाख, अप टू 1 लाख, गॉट इट। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने हाँ यहां पर दोस्तों ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट और ये लिखा है एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, समझिएगा। इसमें मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने आपका यहां मैंने आपसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट का काम करवाया, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिए थे, मैंने आपसे केटरिंग का काम करवाया, साल में कई बार करवाया, ठीक है भाई। आज पार्टी है सीओसी एजुकेशन की तरफ से, विनीत सर की तरफ से पार्टी है, तो चलो भाई आप जो है कैटरिंग का जो हिसाब किताब है वो पूरा का पूरा मैनेज कर लेना। आपने कहा ठीक है सर, साल में का एक ही बार पार्टी हो गया? अरे मैंने कहा नहीं, बहुत बार पार्टी होती है, आप हर बार करना, ठीक है। अब हुआ क्या, एक पार्टी हुई जनवरी में, तो जनवरी क्यों लेना, हम अप्रैल ही लेते हैं। एक पार्टी हुई अप्रैल में, उसका बिल बना 25,000 रुपए। कितना बना? 25,000 रुपए। तो मुझे बताइए ऊपर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कटेगा? सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूं, क्या टीडीएस कटेगा? नहीं सर, 30,000 की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही। फिर एक पार्टी हुई अगस्त में, अगस्त की पार्टी का बिल आया 28,000 रुपीज, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या अभी भी आपका कोई टीडीएस पे कटेगा? नहीं सर, 30,000 से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट तो गया ही नहीं है, टीडीएस नहीं कटेगा, ओके। एक पार्टी हुई फिर जनवरी में पार्टी का बिल आया 26,000 रुपीज, क्या अभी भी टीडीएस कटेगा? आप कहोगे सर नहीं, अभी भी 30,000 रुपए नहीं जा रहा। उसके बाद फिर एक पार्टी और करवाई गई, वो हुई मार्च में, और उसका जो बिल आया वो आया 27,000 रुपए, ठीक है, क्वाइट कांस्टेंट विद द कॉस्ट, ओके, 27,000 रुपए। तो सर क्या यहां पर टीडीएस अप्लाई होगा? क्या टीडीएस यहां पर कटेगा? द क्वेश्चन इज, देखिए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट 30,000 रुपए है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट 30,000 रुपए, और वो यहां पर क्रॉस नहीं कर रही, तो सीधी सी बात, सीधी सी कंडीशन क्या निकल के आती है कि टीडीएस यहां पर नहीं कटेगा, किसी भी केस में नहीं कट रहा। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं यहां पे 28,000 रुपीज, फिर मैं बात कर रहा हूं यहां पे 26,000 रुपीज, अभी तक 79,000 का पूरा खर्चा यहां पर हो चुका है, ठीक है, 79,000 का यहां पर पूरा खर्चा हो चुका है। उसके तो टीडीएस लेकिन किसी पर भी नहीं कटा। लेकिन जब आखिरी मार्च वाली पार्टी करवाई, खर्चा अब 1 लाख रुपए से आपका ज्यादा हो चुका है, 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा हो चुका है। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट आपका 30,000 रुपए क्रॉस नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। बट एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर पहुंच गया दोस्तों, तो मार्च में जब आप पेमेंट होगी ना, मार्च में जब पेमेंट होगी तो मैं 1,06,000 जो टोटल अमाउंट था उस पर पूरा का पूरा टीडीएस जो है काटूंगा, ठीक है। इवेंट हुआ 27,000 रुपए का, लेकिन उससे पहले टीडीएस नहीं कटा था, और 1 साल के अंदर अब जो एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली 1 लाख को क्रॉस कर गया है, तो अब मुझे टोटल दोस्त 1,06,000 के रुपए के अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ओके। सो भले ही इंडिविजुअल 30,000 से ऊपर नहीं जा रहा, एग्रीगेट 1,000 से ऊपर जा रहा है, तो अब उस पर टीडीएस काटेंगे, ओके। इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज समझने वाली और है, इसको यहां से हटा देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। ये मार्च वाली पार्टी होगी, जनवरी वाली पार्टी होगी। अभी क्या था, अप्रैल ठीक है, अगस्त ठीक है। यहां पर जब दोस्तों जनवरी वाली पार्टी हुई तो इसका खर्चा आ गया, मान लीजिए 38,000 रुपए, 28,000 रुपीज। कितना आ गया? 28,000 रुपीज। क्या टीडीएस कटेगा? दोस्तों देखो, अगर मैं सबको जोड़ू 25 प्लस 28 प्लस 38, तो ये आ रहा है 91। कितना आ रहा है? 91 आ रहा है, 91 ही आ रहा है, मैंने हाँ ठीक है 91 आ रहा है। सर 1 लाख तो क्रॉस नहीं हो रहा, 1 लाख तो क्रॉस नहीं हो रहा, बट जो दोस्तों आपका इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, वो 38,000 रुपए, 38,000 रुपीज से ज्यादा का हो चुका है। इस कंडीशन में 38,000 में आप टीडीएस इस अमाउंट पर काटोगे, पूरा नहीं काटना, इसी पे काटो, क्योंकि 1 लाख की लिमिट तो अभी क्रॉस नहीं हुई है ना, इसी पे काटो, टीडीएस कटेगा। एंड यहां तक क्लियर है, एंड मार्च में
एक इवेंट और हुआ और उस पर 20,000 रुपए का खर्चा आया, 20,000 रुपए का खर्चा आया। अब 25 प्लस 28 प्लस 38 प्लस 20, 1,11,000 रुपए। कितना? 1,11,000 रुपए की टोटल कॉन्ट्रैक्ट आपका अभी तक हो चुका है। क्या टीडीएस कटना चाहिए? हां जी सर कटना चाहिए, क्योंकि 1 लाख से ऊपर हो चुका है एग्रीगेट। कितने पे कटना चाहिए सर? 1,11,000 पे कटना चाहिए। ऑब्वियसली कैसी बात कर रहे हो, बात ठीक है, 1,11,000 पर ही कटेगा, लेकिन 1,11,000 में से 38 का तो ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुका है ना, 38 पर ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है, तो -38 अगर हम बात करें तो बैलेंस जो रह गया 73, मतलब ये वाला और ये वाला, इस पर टीडीएस जो है वो काटा जाएगा। क्लियर? तो ये जो यूज है, ये जो इंपैक्ट है बेसिकली देखा जाए यहाँ पे 30,000 और 1 लाख वाला, इस पर हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट इसमें लिखा वो सिंपल है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल यूज ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए काम करवा रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ऑब्वियसली बात है, मैं ऑफिस में हूं, ऑफिस का काम कर चल रहा है, यहाँ पे कुछ काम होता है, कैटरिंग वगैरह, आपने पार्टी वार्टी करी जैसे भी है, ठीक है, तो ऑफिस के नाम पे हुई, उस पर टीडीएस कटा। लेकिन मैंने आपकी कैटरिंग सर्विसेज का घर पे कुछ इस्तेमाल करवाया अपना पर्सनल यूज के लिए, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ, मैं आपकी कैटरिंग सर्विसेज का इस्तेमाल अपने घर पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूं, लेकिन उसका बिल ऑफिस के नाम पे फाड़ रहा हूं ठीक है, ऑफिस के नाम पे फाड़ रहा हूं, तो टीडीएस कटेगा। इट्स काइंड ऑफ के फिर आप बिलिंग ऑफिस के नाम से दिखा रहे हो तो उसको ऑफिशियल यूज माना जाएगा। क्लियर? इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर है बेसिकली, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टर 10 व्हीकल, ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आगे बताया कि जो कैरेज ऑफ गुड्स है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कैरेज ऑफ गुड्स हम पढ़ेंगे, गुड्स एंड पैसेंजर दोनों इसमें बेसिकली आता है, ठीक है, तो अगर कैरेज वाला काम है, ट्रक्स वगैरह का काम है, तो उनकी इनकम पर भी टीडीएस कटेगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो जो कैरेज वाला है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो छोटा होना चाहिए। छोटे से मतलब है कि उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए, 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए प्रीवियस ईयर में। वही हमने 44A वाली जो स्कीम है, 10 से ज्यादा एक भी दिन सिंगल डेज में उसके पास ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। और मान लो मेरे पास कोई, मैंने बोला कि भाई हमारा जो लैपटॉप्स वगैरह हैं, जो बुक्स वगैरह हैं, वो ट्रांसपोर्ट करवानी है, ठीक है, दिल्ली से आगरा ट्रांसपोर्ट करवानी है, तो ट्रांसपोर्टर आया मेरे पास कि भाई मैं सर आपकी ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ये बिल बना जी, मैं उस पर टीडीएस काटूंगा, मैंने बोला मैं टीडीएस काटूंगा, तो उस ट्रांसपोर्टर को क्या करना पड़ेगा? वो कहेगा जी नहीं जी, मैं छोटा ट्रांसपोर्टर हूं, मेरे पास 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके, और मैं उससे बोलूंगा कि टीडीएस नहीं काट रहा मैं तेरा, लेकिन अपना जो पैन डिटेल है वो मेरे को दे दे, जो मेरी पैन डिटेल है वो मेरे को दे दे, तो ठीक है, वो पैन की डिटेल मेरे को दे देगा, तो फिर मैं टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, तो ये सपोर्ट में उसको देना पड़ेगा। इसमें दोस्तों जो अगला पॉइंट आता है यहाँ पे वो मेन है वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स का। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स का, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स में आता क्या है? सबसे पहले जो मेजर डिस्कशन है वो आता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का जो काम है वो 194C में हमारा कवर होगा। What kind of advertisement? What kind of advertisement? Any advertisement with specification. Any advertisement with specification comes under work contract. What is that, सर? ये इसका क्या मतलब हुआ? देखो सिंपल सी बात समझिए, मुझे मान लीजिए ये मैं कैलकुलेटर बेचता हूं, ये मैं कैलकुलेटर बेचता हूं, ओके, ये कैलकुलेटर में बेचता हूं। मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास गया, मैंने कहा यार मेरे को अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो तैयार करवाना है, वो शो करवाना है। उन्होंने बोला जी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एडवर्टीजमेंट करवाइए मेरा। अब इसमें बेसिकली दो काम हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं इसमें। मैंने बोला जी एडवर्टीजमेंट मेरे हिसाब से करवाया जाए, एडवर्टीजमेंट जो है वो बेसिकली मेरे हिसाब से करवाया जाए, मेरा प्रोडक्ट है, मैं ऐसे बोलूंगा, ये चीज शो करनी होगी। सो दैट इज व्हाट दैट कम्स अंडर स्पेसिफिकेशन, दैट कम्स अंडर स्पेसिफिकेशन, कि मैंने अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस उसमें ऐड करवाई हैं, तो उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट तैयार हुआ है, और दैट्स इट, मैं टीडीएस काटूंगा। लेकिन हो सकता है कि उस एडवर्टीजमेंट कंपनी के पास पहले से ही ऑलरेडी इस कैलकुलेटर का कोई ऐड तैयार हो,
और उन्होंने बोला कि भाई साहब ये एडवर्टीजमेंट ले लीजिए और अपना दिखा दीजिए जैसे भी है, ये भी कर सकता हूं। इन दैट केस, उस केस में जो स्पेसिफिकेशन है वो तो ऐड नहीं हुए ना, वो तो एक नॉर्मल सा कैजुअल एडवर्टीजमेंट, कैजुअल हो या अच्छा हो व्हाटएवर, ऑलरेडी तैयार था। देखो दो चीज होती है समझिएगा, एक होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है सेल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में डिफरेंस है। सेल कॉन्ट्रैक्ट का जो था, जो अवेलेबल था, मैंने खरीद लिया, उसने बेच दिया, दैट इज सेल कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क अपने अकॉर्डिंगली आप वर्क करवा रहे हो, अपने अकॉर्डिंगली चीज को क्रिएट कर रहे हो, दैट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो जब भी एडवर्टीजमेंट एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ होगा, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ होगा, उसमें टीडीएस कटेगा। नॉर्मली अगर आप कहीं से कोई भी एडवर्टीजमेंट बाय कर लेते हो, ठीक है, हालांकि ऐसा एडवर्टीजमेंट के केस में नहीं होता, कई बार जब नॉर्मल एडवर्टीजमेंट जो हम देखते हैं, ये नॉर्मली जब फिल्म वगैरह दिखाई जाती है या कोई सीरियल वगैरह दिखाया जाता है, उस चीज में बेसिकली ऐसा होता है जब पूरा का पूरा पॉइंट एज इट इज बाय कर लिया जाता है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट में एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा इसमें हमें याद रखना है कि हमें एडवर्टीजमेंट करवाना है अपना सेट मैक्स वालों पे, सोनी पे करवाना है या कलर्स पे करवाना है अपना एड, ओके। तो ये मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, विनीत कुमार, ओके, मेरी बातचीत नहीं है सोनी वालों से, तो मैंने क्या करा, बीच में एक एजेंसी को पकड़ा, ठीक है, और एजेंसी की बातचीत है सोनी वालों से, ओके। मैंने इनको 10 लाख रुपए दिए, मैं 10 लाख पे टीडीएस काटूंगा, 10 लाख पे टीडीएस काटूंगा, सीधी सी बात है, क्लियर। यहां पर एजेंसी ने सोनी वालों को 9 लाख रुपए दिए, 9 लाख रुपए दिए, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा, कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है भाई। इन्होंने 1 लाख रुपए जो है वो एक तरह से कमीशन के अपने पास रख लिए, क्लियर, 1 लाख कमीशन के अपने पास रख लिए, आगे उनकी जान पहचान थी, अपना मार्जिन हर कोई ऐड करता है, 9 लाख रुपए उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, अदरवाइज वही आपका डबल टीडीएस डिडक्शन निकल के आ गई। और दूसरा, ये बेसिकली फिर एक सेल नेचर में आ जाती है, एजेंसी और सोनी टीवी वगैरह ये सेल नेचर में आ जाती हैं। जो एडवर्टीजमेंट का स्पेसिफिकेशन था वो मेरा एजेंसी के साथ था, ना कि बाकी चैनल के साथ था, तो इस वाले पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके, ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक जैसे कैरेज ऑफ गुड्स मैंने आपको बता दिया कि उस पे 10 ट्रक वाला जो प्रोविजन है, लेकिन याद रखिएगा रेलवे के थ्रू अगर आप कैरेज का इस्तेमाल करते हो, गुड्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट करवाते हो, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, रेलवे के केस में नहीं कटेगा। रीजन उसका साफ है सर, रेलवे इट्स गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट का टीडीएस काट के हम गवर्नमेंट को ही जमा कराएं, उसका कोई लॉजिक नहीं आता। कैटरिंग वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। हाँ, जॉब वर्क वाला यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, जॉब वर्क जो है वो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, वो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। जैसे देखो, मैंने एबी कंपनी से, प्रॉपरली डायग्राम बना लेते हैं, मैंने वुड वर्क्स, ऐसा बोल देता हूं मैं, वुड वर्क्स वालों से फर्नीचर बनवाया, ठीक है, फर्नीचर बनवाया। उस फर्नीचर में मैंने स्पेसिफिकेशन दी, मैंने प्रॉपरली स्पेसिफिकेशन दी कि आपको इस तरीके से बनाना है, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने बोला कि सर मटेरियल अपना जो है वो 1 लाख रुपए का लगा, एंड आपका जो बाकी क्या बोलेंगे उसको, मतलब बनाने के लिए जो मटेरियल इतने का लग गया, वेजेस, ठीक है, वेजेस वगैरह, वेजेस एंड अदर्स प्लस अदर्स, उसका खर्चा 50,000 रुपए का आया, आपका बिल बन गया 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस 1.5 लाख रुपए पर पूरा का पूरा टीडीएस कट जाएगा, इस 1.5 लाख रुपए के अमाउंट पर पूरा का पूरा टीडीएस कटेगा। अब इसमें एक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या, मान लीजिए मैंने ये जो मटेरियल है वो ऑलरेडी वुडवर्क वालों को प्रोवाइड करवाया कि भाई मेरा मटेरियल ले लो, एक तरह से समझ लो मैंने मटेरियल बेचा इनको, भाई तुम मेरा मटेरियल ही इस्तेमाल करो, ठीक है, मैंने इनको बेच दिया। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, जब वुडवर्क वाले बिल तैयार करेंगे, प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, और उस बिल में वो बताते हैं कि मटेरियल इतने का और वेजेस वगैरह इतने की, अगर वो मेंशन करते हैं,
तो 50,000 पे टीडीएस कटेगा। तो कितने पे कटेगा? 50,000 पे टीडीएस कटेगा। अदरवाइज अगर ये चीज स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन कर रहा हूं, पूरी एक्सप्लेनेशन अगर बिल में मेंशन नहीं है, उस कंडीशन में फिर वापस से वही 1.5 लाख रुपए के अमाउंट पे 1,50,000 रुपए के अमाउंट पे टीडीएस को काटा जाएगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर है जी? हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही है। इस सिचुएशन में जो कमीशन है, टीडीएस है, वो आपका 1,50,000 रुपए पर कटेगा। अगर मेंशन नहीं है, अगर बिल को स्प्लिट करा गया है, प्रॉपरली बताया गया है, तो सिर्फ जो मटेरियल के अलावा जो कॉस्ट थी उस पर हम टीडीएस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ओके डन। उसके अलावा हाँ, एक पॉइंट और आपसे पूछा जाता है दोस्तों, अगर ये वर्ड आ जाए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, और एक है आपका सिंपल, अगर हम बात करूं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। देखो, आपका बेसिकली अगर मैं बात करूं, कुछ बिजनेस है, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का है, कुछ भी चीज का, और आप अपना गोडाउन तैयार करते हो, तो गोडाउन क्या मतलब, हमने किसी का गोडाउन ले लिया, स्पेस ले ली, और वहां पे अपना गुड्स जो है वो स्टोर कर लेते हैं, और उसका अमाउंट जो है उसको पे कर देते हैं। एक तो ये तरीका, एक वेयर हाउस हो गया। जैसे एक होता है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए एप्पल का बिजनेस है, आप हिमाचल प्रदेश में कहीं रहते हैं, एप्पल का आपका अच्छा बिजनेस है। अब एप्पल तो ऑब्वियसली आपका जुलाई अगस्त में तैयार हो गया है ना, डिमांड रिक्वायरमेंट उसकी साल भर होती है, सप्लाई उसकी साल भर होती है, इसी तरीके से होता है ना। तो उसके लिए आपको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी लेनी पड़ती है, उसकी क्वालिटी में कोई गिरावट ना आए। फ्रूट्स के मामले में ऐसा करना पड़ता है, इवन कई आपके जो क्रॉप पल्सेस वगैरह हैं उसमें भी ऐसा करना पड़ता है। सवाल ये उठता है, अभी हम आगे चल के एक सेक्शन पढ़ेंगे 194I, जिसमें हम रेंट को लेके बात करेंगे कि रेंट के ऊपर टीडीएस कटता है। सवाल ये उठता है कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, इस कंडीशन में ये हम इसके अंदर 194C के अंदर टीडीएस काटेंगे या 194I के अंदर काटेंगे? तो देखो, जैसा वेयर हाउसिंग है ना, ये आई में जाएगा, क्योंकि वेयर हाउस ले लिया, स्टोर कर लिया, दैट्स इट, रेंट पे कर रहे हो। देखो, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ना, बेसिकली ये सिर्फ रेंट नहीं होता, यहाँ पे कई तरह की फैसिलिटीज जो उसका फायदा उठाया जाता है। आपके जो मशीन्स होती है कोल्ड स्टोरेज की, उनकी रिपेयर वगैरह होती है, उसका कुछ जो लिक्विडेशन वगैरह उसमें डाला जाता है वो होता है। खाली फ्रूट्स का नहीं होता, केमिकल्स वगैरह को भी स्टोर करने का प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो वहां पे पूरी फैसिलिटी का फायदा उठाया जाता है, वहां पे सिर्फ स्पेस का यूज नहीं कर रहे हो, पूरी फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो है दोस्तों, वो याद रखिएगा आपका सी के अंदर आएंगी। अगर सी मतलब 194C के अंदर आएंगी और इसके अंदर टीडीएस कटेगा। ऐसी एक और केस है कि जैसे भाई एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, उस पे भाई ये आपका एयर स्ट्रिप हो गई है ना, इस पे जो आपके हवाई जहाज हैं वो बेसिकली आके उतरते हैं। इतना खतरनाक सा हवाई जहाज मैंने बता दिया है ना, उतरते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर वहाँ पे वो पार्क होते हैं, फिर वहाँ से लोग उनके जो हैं एयरपोर्ट पे उतर कर आते जाते रहते हैं। अब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है आपकी दिल्ली की, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ओके, जो भी उसको संभाल रहा है, वो टाटा एयरलाइंस से या आपका एयरवेज से, इंडिगो के प्लेन वहां पे उतरते हैं, तो उनसे अमाउंट लिया जाता है। उनको ऐसे नहीं फ्री में आओ उतर लो, उनसे उनका एक अमाउंट लिया जाता है उस एयर स्ट्रिप को यूज करने का, उस हवाई अड्डे को यूज करने का। अब सेम चीज वही अगेन, कि वो आई में आएगा कि सी में आएगा, सवाल बिल्कुल, आंसर बिल्कुल क्लियर है। जब एक एयरलाइन सर्विसेज एयरपोर्ट पर एयर स्ट्रिप यूज कर रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है, देखो रेंट क्या होता है, व्हाट इज रेंट? रेंट इज लाइक कि मैंने स्पेस ले लिया, अब मैं वहां कुछ भी करूं। लेकिन एयरपोर्ट पे तो ऐसा नहीं होता ना कि आप वहां पे कुछ भी करो, कि अपना टेंट गाड़ दिया शादी का वहां पे, वो तो नहीं कर सकते ना। आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप उतारोगे, उनकी बाकी जो क्या कहते हैं उसको, एक वो रूम होता है ना, एयर कंट्रोल ट्रैफिक रूम, उसकी फैसिलिटी का फायदा उठाओगे, उन सब चीजों को ध्यान में रखोगे, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आएगा, वो आपका 194C के अंदर ही आता है। क्लियर? ये पॉइंट दोस्तों में याद रखने हैं। कोल्ड स्टोरेज मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दैट्स इट, इसमें और कोई सच कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है 194D, 194D, एंड इट इज विद इंश्योरेंस कमीशन। ये डील करता है इंश्योरेंस कमीशन के साथ। इंश्योरेंस कमीशन इज मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल है।
194A और 194C जैसे मैंने बोला आज के थोड़े हमारे से ज़्यादा वाले एज कम्पेयर टू अदर थोड़ा ज़्यादा कंटेंट होता है। अब तो ये 2-3 हैं बस मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ना अपनी आई सीरीज शुरू करेंगे 194I की। उसमें थोड़ा सा लेंदी कंसेप्ट है बट मज़ा आएगा आपको, अच्छे पॉइंट्स हैं उसके अंदर भी। 194D की बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस कमीशन की बात कर रहा हूँ। लोग इंश्योरेंस एजेंट वगैरह इंश्योरेंस करवाते हैं और उनके बदले उनको जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योरेंस देती है। तो उसमें सेम चीज़ वही आ गई आपका कि पेयर कौन है और पेई कौन है। तो पेयर तो देखो इसमें सीधी सी बात है, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, ठीक है। यूजुअल इंश्योरेंस कंपनीज ही होती हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रेजिडेंट पर्सन, एनी पर्सन, ठीक है, लेकिन वो रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट पर्सन। और रही बात रेट की, तो रेट दोस्तों इसमें कई जगह पर 5%, कई जगह पर 10% लिखा हुआ है। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 5% है, बस यूजुअली इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील नहीं करते, इसमें इतने बड़े लेवल पर नहीं होते, कंपनीज ही डील करती हैं। तो 10% का इसका टीडीएस का रेट है। अगर कोई कंपनी है और उसके इंश्योरेंस एजेंट हैं, वो इंश्योरेंस करवा के ला रहे हैं, तो 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर उनकी एनुअल पेमेंट 15,000 रुपए तक है, अप टू 15,000 है, तो कोई भी कमीशन, कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। मैं ऑब्वियसली पूरे साल भर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एजेंट एक डील के लिए तो नहीं बनेगा, एजेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो एजेंट बने रहते हैं एग्जीक्यूटिव, और पूरे साल भर का उनका जो कैलकुलेशंस हैं वो होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसी का दूसरा भाई आ जाता है 194DA। 194DA बेसिकली इसमें, अरे बाप रे आज पेन बहुत गिर रहा है, आज एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा डाउन हो रहा है। 194DA ये भी सिंपल है, इट इज व्हाट अबाउट मैच्योरिटी ऑफ LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। आपने सुना होगा ना, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं लोग अपने थोड़ा फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और काफी इसमें क्या नाम है लोग अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, ध्यान वगैरह रखते हैं अपना। तो मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जब मैं बात करूं तो इसमें भी सेम अगेन पेयर पेई की अगर हम बात करते हैं तो सेम बिल्कुल ये इसकी जैसा ही है, बिल्कुल इसके जैसा एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं है मैच्योरिटी ऑफ LIP में। हाँ, इसमें एक चीज याद रखनी है, मैं पढ़ देता हूं जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैच्योरिटी का अमाउंट अगर 1 लाख रुपए से आपका कम है, कितना, 1 लाख रुपए से आपका कम है टोटल, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। 1 लाख रुपए से कम तक का है तो कम का है तो उस पर टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर अंडर सेक्शन 10 अगर नोटिफाइड है तो भी उस पर टीडीएस नहीं काटना है, भले वो 1 लाख से ज्यादा की हो। भाई सेक्शन 10 ने बोल दिया ना कि इस वाली पॉलिसी की मैच्योरिटी पर टैक्स नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। यूजुअली गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट नोटिफाइड होती है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज 1 लाख तक का मैच्योरिटी है तो उस पर भी नहीं लगेगा, ठीक है। और हाँ, टीडीएस लगता है इनकम कंपोनेंट पे। टीडीएस आप किस पे लगाएंगे, इनकम कंपोनेंट पे लगाएंगे। इनकम कंपोनेंट से क्या मतलब है सर, देखो मान लो आपकी एक पॉलिसी थी, 5 साल की पॉलिसी थी और आप हर साल उसका 10,000 रुपए देते थे, ओके। तो आपने 50,000 रुपए का टोटल प्रीमियम दिया 5 साल तक, ठीक है। मैच्योरिटी पर आपको 85,000 रुपीज मिले, चलो अमाउंट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 30,000 रुपए दिए, तो अदरवाइज फिर 1 लाख की कंफ्यूजन होगी। 1,50,000 रुपए 30,000 रुपए करके दिए आपने दिए, और मैच्योरिटी पर आपको 1,85,000 रुपए मिला 5 साल बाद। तो जो टीडीएस है वो आपका 35,000 रुपए के अमाउंट पर आएगा। कितने, 35,000 रुपए। अब 35,000 इस 35,000, इस 35,000 को 1 लाख से कंपेयर मत करिएगा। मैं टोटल वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी पॉलिसी की, वो आपकी 1 लाख रुपए की बताई थी, तो 1 लाख रुपए से वैल्यू ऊपर जा रही है तो टीडीएस इस पे अप्लाई हो जाएगा, ओके। हाँ, उसके बाद दोस्तों एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेक्शन आ जाता है 194E। और दोस्तों 194E से एग्जाम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आता ही आता है, 100% श्योर। 194E में से एग्जाम में कुछ ना कुछ आता ही आता है। ये है क्या बेसिकली, ये है अगर कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, या कोई एंटरटेनर है, गायक वगैरह, वो इंडिया आता है, ठीक है ना। मैं सिंपल सा एग्जांपल इसमें देता हूं आपको, आईपीएल का, ठीक है। आईपीएल में आप देखते हो ना कि बाहर से बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया आते हैं, ओके, खेलते हैं।
खेलने का पैसा तो मिलता ही मिलता है, अगर वो यहाँ पर कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं तो उसका भी उनको एक कंपनसेशन, एक अमाउंट जो दिया जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये सारे के सारे कौन हो गए सर? ये सारे के सारे पे ही हो गए, इनको पैसा मिलेगा। पेयर, पेयर कोई भी, एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है जो इनको पे कर रहा है। किस रेट से कटेगा? फ्लैट रेट है 20%, प्लस इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपका वही जो हमारा 3% के हिसाब से, सॉरी माफ कीजिएगा 4% के हिसाब से, तो इफेक्टिव रेट 20.8% इसका निकल कर आता है। क्लियर? हाँ, इसमें मैंने शॉर्टकट नोट में डाला हुआ है, आप चाहे तो उसको पूरा लिख लेंगे, लेकिन बात यह है कि जो पेमेंट है इनकी वो गार से रिलेटेड होनी चाहिए। एक शॉर्टकट मैंने बना रखा है गार। ठीक है, वो क्या कि एक तो आपका जी से अगर मैं बात करूं कि गेम, कि इन्होंने अपने किसी गेम में पार्टिसिपेट करा, ओके, और इस गेम में पार्टिसिपेट करने पर उनको जो है पेमेंट वगैरह मिली। ये अपना कोई आर्टिकल वगैरह न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह में दिया, उसके बदले इनको पेमेंट मिली। एडवर्टीजमेंट में बेसिकली अगर ये अपना कुछ योगदान वगैरह देते हैं, ठीक है, और उसके अलावा कोई रिसर्च रिहर्सल वगैरह में, रिसर्च ही आप लिख लीजिए, में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब उनकी इवेंट, उनकी स्किल के दम पे उनको अगर किसी प्रकार की कोई पेमेंट मिलती है। हालांकि ये जो वर्ड है ना आपके जो दिए गए हैं सारे के सारे आपके टैक्स में, हालांकि ये इतना सिंपल भी हो सकता था कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को उसकी स्किल के दम पे जो इनकम मिली, लेकिन ये अलग अलग आर्टिकल, एडवर्टीजमेंट, रिसर्च वगैरह। अब कोई कहे जी मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, अब मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं पर मेरी एडवर्टीजमेंट मेरी स्किल नहीं है, बट हाँ मैं कर दिया मैंने, तो मेरा टीडीएस नहीं काटना चाहिए। तो लेकिन वही वाली बात है, गवर्नमेंट कवर करके चलती है कि हर पॉइंट, किसी पॉइंट को छोड़ो मत, रिकवर कर लो, फंसा लो, तो वो वाला पॉइंट इसमें डाला गया। ओके, तो ये पॉइंट भी दोस्तों हमारा डन होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट आज का समझ आया, हमने टीडीएस के पॉइंट्स वगैरह कवर करे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी दोस्तों अगर आपकी इसमें रेज होती है तो प्लीज 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 उसको मेंशन करिएगा, अपने क्वेरी सेशन में भी बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और फिर दोस्तों नेक्स्ट में हम जो आई सीरीज है, आई सीरीज में काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, उसको हम शुरू करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अच्छी लगी है तो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, हमें काफी ज्यादा इससे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर।